हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जो वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट सुने सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और आने वाले और भी वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। In following which vitamin is also termed as anti-infective vitamin? Options हैं हमारे पास विटामिन A, C, D and विटामिन B12. So the right answer is option A. Vitamin A is also termed as anti-infective vitamin. Next है the usual age of onset of infantile beriberi. इन्फेंटाइल मीन्स इन्फेंट एज ग्रुप पे, और बेरी जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि वो किस में होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 to 3 months, 6 to 8 months, 10 to 12 months एंड 3 to 6 months। तो यूजुअली जो इसका ऑनसेट है इन्फेंटाइल बेरी का वो देखा जाता है 2 to 3 months के बच्चों में। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन अ फुल टर्म इन्फेंट इज अबाउट 10 mg per day, 20 mg per day, 25 mg per day, 40 mg per day. So the right answer is 25 mg per day. नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूनेटल एस्फेक्सिया। तो न्यूनेटल एस्फेक्सिया का जो करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है वो है हमारे पास हाइपोक्सिया, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोकैप्निया एंड एसिडोसिस। तो क्या क्लिनिकल फीचर नहीं है न्यूनेटल एस्फेक्सिया का? तो उसका जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज़ हाइपोकैप्निया। न्यूनेटल एस्फेक्सिया में हाइपोक्सिया भी हो जाता है, हाइपोपरफ्यूजन भी होता है, एसिडोसिस भी होता है, बट हाइपोकैप्निया नहीं होता है। हाइपोकैप्निया हमारे पास क्या होता है? हाइपोकैप्निया में जो है वो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो जो ब्लड में और एल्वुलर स्पेसेस में जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और यूजुअली इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है हमारे पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल रेंज होता है हमारे पास, दैट इज़ टू 35 to 45 mm ऑफ Hg इतना होना चाहिए, बट इसमें कम हो जाता है एंड दैट मे बी कॉज बाय द रैपिड और डीप ब्रीदिंग की वजह से हो जाता है। Next is the in a newborn, Apgar scoring method should be performed फर्स्ट ऑफ ऑल एट अपगार स्कोरिंग करते हैं बच्चों में, तो वो कब करते हैं, कौन से टाइम पे करते हैं? एट 1 minute, देन 5 minute ऑफ एज। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ तो डिलीवर होते ही जैसे उसको 1 minute हो गया डिलीवरी हुए बच्चे को, तो उस टाइम पे करेंगे, या 5 minute पे करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट ऑप्शन इज 10 minute, देन ऑन नेक्स्ट डे एक बार 10 minute पे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे पे करेंगे, देन एट 30 minutes, देन 40 minutes ऑफ एज। तो या तो फिर उसको डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा 30 minutes का हो जाएगा तब करेंगे, या उसके बाद आगे चल के 40 मिनट पे करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 5 minutes एंड 30 minutes ऑफ एज। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एट 1 minute और उसके बाद 5 minute पर करते हैं हम अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग में जो है वो हमारे पास ये क्या क्या आएगा यहाँ पे? ए फॉर एक्टिविटी, बच्चे का जो फ्लैक्शन है, एक्टिव है कितना है वो, और पी फॉर पल्स, बच्चे का पल्स रेट चेक करेंगे, देन जी फॉर ग्रेमियस, बच्चे के रिफ्लेक्सेस, देन ए अपीयरेंस, उसका स्किन कलर आता है अपीयरेंस में, एंड देन आर फॉर रेस्पिरेशन। तो वो रेस्पिरेशन का हम पता करेंगे जब बच्चा अगर स्लो रेस्पिरेट कर रहा है या विग्रस क्राई करेगा, दैट मीन्स दैट इज गुड, ओके। और जो इसका जो टोटल स्कोर होता है वो होता है हमारे पास 10। The scoring method which is used for assessing newborn's condition. First is Glasgow scale and Partograph, Apgar scoring system and complete blood examination. तो इसका आंसर अभी हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, अपगार स्कोरिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच आर द TABC ऑफ रिससिटेशन। तो रिससिटेशन जब हम करते हैं न्यूनेट्स में, तो उसमें TABC का क्या मीनिंग है? थर्मामीटर, एयरवे ब्रीदिंग कंपनसेशन, और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एंड टेम्परेचर एयरवे ब्लड लेवल एंड सर्कुलेशन, एंड टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेम्परेचर
ए फॉर एयरवे मेंटेन करेंगे और बी से ब्रीदिंग एंड सी से सर्कुलेशन। नेक्स्ट है साइज ऑफ सक्शन कैथेटर विच इज़ यूज्ड फॉर सक्शनिंग ऑफ माउथ एंड नोज इन अ न्यूबॉर्न बेबी। तो क्या साइज होगा? 6 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर और 2 नंबर। न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो हमारे पास होगा दैट इज़ 6 नंबर का जो सक्शन कैथेटर है वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग resuscitation in an infant, ratio of chest compression and ventilation breathe should be 1:1, 1:3, 5:1 and 4:1। सो इन्फेंट के लिए जो हमारे पास आएगा रिसस्टेशन का जो रेशियो होगा दैट इज़ 5:1। तो 5 टाइम यूज टू गिव द कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन। नेक्स्ट है the inner diameter of endotracheal tube which is inserted in full term infant having normal weight should be 2.5 millimeter, 3 millimeter, 4 millimeter and 6 millimeter। सो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो इनर डायमीटर होता है तो वो कितना साइज़ का जो है वो हमें एक फुल टर्म इन्फेंट में जिसका एक नॉर्मल बॉडी वेट है उसमें इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच मेडिसिन इज़ यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन अ न्यूबॉर्न? रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट और adrenaline। So the right answer is sodium bicarbonate। नेक्स्ट कंसनट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर्ड इन अ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न में जब हम न्यूनेटल रिसस्टेशन करते हैं तो उसके लास्ट स्टेप पे जो हम एपिनेफ्रिन देते हैं बच्चे को, अगर उसका जो है वो उसका ब्रीदिंग सर्कुलेशन वो चीज़ें हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा जो है वो सर्वाइवल रेट की तरफ जो है वो हम उसको नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो हम उसको एट लास्ट स्टेज पे आते आते जो है वो हम उसको ड्रग इंड्यूस करें दैट इज़ द एपिनेफ्रिन। तो वो एपिनेफ्रिन का जो डोज होगा, जो कंसनट्रेशन है वो हम कितना देंगे? जिसकी कंसनट्रेशन होगी दैट इज़ 1:100, 1:1000, 1:10,000 और 1:1 lakh। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1:10,000 कंसनट्रेशन में जो है वो हम एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करेंगे न्यूबॉर्न को। द फीचर्स विच आर असेस्ड इन अपगार स्कोर इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था अपगार की, मैंने कंप्लीट उसका आपको फुल फॉर्म बताई और उसमें क्या क्या चीज़ें हम चेक करते वो भी बताया। सो आई होप आपको क्वेश्चन देख के इसके आंसर का आइडिया लग गया होगा। सो ऑप्शंस आर कलर ऑफ द बेबी, मेकोनियम पास्ट और नॉट, हार्ट रेट और मसल टोन। सो इसमें क्या चीज़ है जो हम चेक नहीं करेंगे? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, मेकोनियम। बाकी रिमेनिंग चीज़ें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेबी इज कंसीडर्ड नॉर्मल इफ अपगार स्कोर इज। तो मैंने आपको बताया इसका नॉर्मल स्कोर कितना होता है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं मोर देन 8, मोर देन 10, बिटवीन 5 to 8 और बिटवीन 4 to 7। सो द आंसर इज मोर देन 8। मोर देन 8 किसी बच्चे अगर अपगार स्कोर आपके पास आता है तो वो नॉर्मल है, उससे कम अगर आएगा तो दैट मीन्स बेबी को जो है वो हमारे असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ फीचर्स असेस्ड इन अपगार स्कोर। कितने फीचर्स हम अपगार स्कोर में चेक करते हैं? 4, 5, 6, 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसे समझ में ना तो उसके लिए इजी है कि हम देख सकते हैं कि अपगार में कितने जो हैं वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आते हैं APGAR। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 5। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, 5। सो 5 फीचर्स जो है वो हम इसमें असेस करते हैं। Next, if the birth weight of a newborn is 3 kg, then on 5th day, weight will be 3 kg, less than 3 kg, 3.2 kg and 3.1 kg। सो आफ्टर जैसे बेबी डिलीवर होता है उसका बर्थ वेट जो भी होता है तो नियर अबाउट 1 वीक के बाद अगर हम बच्चे का वेट चेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि बच्चे का जो है वो ज़्यादा यूरिन आउटपुट उसकी ज़्यादा रहती है, तो वो जितना भी उसकी बॉडी में वो फीड करता है तो वो भी यूरिन करके पास कर रहा है, और वो भी एक रीज़न है कि ज़्यादा गेन वेट नहीं कर पा रहा। बट रिड्यूस करने का ये भी होता है कि उसकी बॉडी पे
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, कुछ वेनिक्सियोजा, ये लेनिंगो, बहुत सारी चीज़ें बॉडी से शेड ऑफ हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे का जो वेट है वो थोड़ा सा कम आएगा जितना उसका बर्थ वेट होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, लेस देन 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेकोनियम? ऑप्शंस आर फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, फर्स्ट कफ ऑफ न्यूबॉर्न accumulated in respiratory tract, फर्स्ट blackish urine of newborn, फर्स्ट breast milk of mother। So the right answer is first stool of newborn। जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके बाद जो भी बेबी फर्स्ट स्टूल पास करता है दैट इज़ द मेकोनियम। समटाइम बच्चे जो है वो विद इन द मदर यूट्रस भी वो बिफोर डिलीवरी भी मेकोनियम पास कर देते हैं, दैट इज़ द ग्रीनिश कलर का उनका फर्स्ट स्टूल होता है। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स? तो मिल्क हमारे पास जो है वो ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर में आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया है, रिफ्लेक्सेस, ब्रेस्ट मिल्क रिफ्लेक्सेस के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस के बारे में, और वहाँ पे इन डिटेल डिस्कस किया है कौन कौन सी हैं, तो इनको आप इन डिटेल वहाँ पे जाके सुन सकते हो। सो 2 टाइप की रिफ्लेक्सेस होती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एंड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। सो उनको अनदर नेम भी होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। सो द ऑप्शंस आर फॉर दिस मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? सो ऑप्शंस आर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज द LH। So the right answer is prolactin. Prolactin is the hormone which is responsible for milk production. Next, which of the following hormone is mainly responsible for ejection of milk from the glands into lactiferous sinus and ducts? तो प्रीवियस क्वेश्चन में था मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पर जो है वो मिल्क इजेक्शन के बारे में बात हो रही है। सो द ऑप्शंस आर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेकोनियम, क्लोस्ट्रम, वेनिंग एंड मेलिना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है जो स्टार्टिंग में कुछ एक डेज़ के लिए मदर के ब्रेस्ट से निकलता है बेबी के लिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होते हैं जो हमारे पास ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ये सब आएंगे। इनके बारे में मैंने इन डिटेल अपने चैनल पे जो है वो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप वहाँ पर उनको सुन सकते हो। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।